राना, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज को नंबर 1 बनाने के लिए, हफ्ते दर हफ्ते सीएनबीसी आवाज पर भरोसा बनाए रखने के लिए, क्योंकि इस हफ्ते भी सीएनबीसी आवाज बना है देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। तो मार्केट के दौरान सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बरकरार है। सीएनबीसी आवाज का मार्केट शेयर 64.3% मेगा सिटीज में, यानी लोगों का भरोसा सीएनबीसी आवाज पर कायम है। कंटेंट की बात हो, रिसर्च की बात हो या प्रेजेंटेशन की बात हो, लोग सीएनबीसी आवाज को देखना पसंद करते हैं। तो एक बार फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज को यूं ही पसंद करने के लिए और लगातार अपना भरोसा बनाए रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में कंसोलिडेशन, मिड और स्मॉल कैप में खरीदारी, एनर्जी ऑटो इंफ्रा स्टॉक्स में तेजी, स्मॉल कैप ऑटो इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद, आईटी एफएमसीजी मेटल स्टॉक्स पर दबाव। 1 फरवरी को होगा बजट पेश, संसद सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू, राष्ट्रपति करेंगे संयुक्त सत्र का संबोधन। आर्थिक सर्वेक्षण भी 31 को ही, 9 फरवरी तक चलेगा बजट सेशन। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर सियासत तेज, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस का इनकार, लेकिन पार्टी में फूट। बीजेपी ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। वाइब्रेंट गुजरात में आज सेमिनार का दिन, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने लिया हिस्सा। इधर ग्लोबल ट्रेड शो में बुलेट ट्रेन और हाइड्रोजन कार का जलवा। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, अफगानिस्तान के हिंदकुश का रहा केंद्र, रिएक्टर स्केल पर 6.1 की तीव्रता। इंदौर और सूरत को सबसे क्लीन शहर के लिए अवार्ड, 2023 पुरस्कारों में एमपी को 6 पुरस्कार, राज्यों में नंबर 1 होने के लिए महाराष्ट्र को सम्मान। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। फटाफट से लेकर आते हैं टीसीएस के नतीजे जो अभी अभी जारी हुए हैं और फटाफट से कुछ प्राइमा फेसी फिगर्स लेकर आते हैं, जिसमें जो रुपी रेवेन्यू है वो 60,583 करोड़ के आसपास रहा है। अनुमान 59,950 करोड़ का था। इसके अलावा एडजस्टेड प्रॉफिट 12,016 करोड़ के आसपास रहा है। अनुमान थी 11,345 करोड़ की। एबिटा मार्जिन्स लेकर आए तो 25% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। एक्सपेक्टेशंस जो थी एबिटा मार्जिन्स की वो 24.3% के आसपास की थी। वहीं एबिट भी 15,155 करोड़ के आसपास रहा है। इसके अलावा जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रही है वो $8.1 बिलियन रही है। हालांकि पिछले क्वार्टर में ये वैल्यू $11.2 बिलियन के आसपास की थी। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में सिक्वेंशियल बेसिस पे कमी देखने को मिली है, लेकिन उसके अलावा जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली बेटर साइड पर ही आते हुए दिखाई दिए हैं। 18 रुपये प्रति शेयर का स्पेशल डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। तो ये रहे फिलहाल प्राइमा फेसी नंबर्स। गाइड शरद अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं, बाकी और डिटेल्स आती हैं, देखना होगा कि और क्या डिटेल्स निकल कर आती हैं। लेकिन शरद, कैसे देख रहे हैं आप इन नंबर्स को? एबिटा मार्जिन 25% पर हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट रेवेन्यू, रुपी रेवेन्यू इनफैक्ट अभी आया है हमारे सामने, जो कि स्लाइटली एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर या इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस दिखाई दे रहा है। जी, मुझे भी लगता है कि सेल्स और इबिटा के साइड पे कंपनी ने बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स पोस्ट किए हैं। सेल्स में सरप्राइज काफ़ी डिसेंट है और रुपी टर्म्स में तो एटलीस्ट अभी तक यही दिख रहा है। पैट के लेवल पे लगभग एक्सपेक्टेशन के आसपास ही नंबर्स हैं, बट इबिटा और सेल्स के लेवल पे एक पॉजिटिव सरप्राइज है मेरे हिसाब से। ओके, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के नंबर्स अभी अवेटेड हैं, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पर? मेरे हिसाब से जो हम ईयर ऑन ईयर लगभग रुपी टर्म्स में 3.5% के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में वो करीब 3% के आसपास होना चाहिए। ओके, तो ये जो नंबर्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद अब कैसा रिएक्शन कल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में? क्या व्यू रहेगा ऑन स्टॉक पोस्ट दिस अर्निंग्स? लार्जली अर्निंग्स के बेसिस पे पॉजिटिव व्यू रहेगा, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा फोकस इस पे रहेगा कि कंपनी फॉरवर्ड गाइडेंस के बारे में क्या बोलती है। ज़्यादातर कंपनीज में फोकस वहीं पे रहेगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि फॉरवर्ड गाइडेंस की टोन में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने मिलनी चाहिए अक्रॉस आईटी कंपनीज।
तो फॉरवर्ड गाइडेंस की तो अवेटेड है ही, क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन जो भी नंबर्स अब तक आए हैं, जैसे शरद ने भी कहा और हमारी भी एक्सपेक्टेशंस थी, उसके हिसाब से नंबर्स अनुमान से बेहतर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। कल कैसा रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं शरद स्टॉक में ओपनिंग के बाद सो फार इन नंबर्स के बेसिस पे? मेरे हिसाब से पॉजिटिव रिएक्शन एटलीस्ट 1.5 से 2% का पॉजिटिव रिएक्शन तो आना चाहिए मिनिमम, और अगर फॉरवर्ड कमेंट्री और ज़्यादा बुलिश रहती है तो और पॉजिटिव रिएक्शन भी आ सकता है। ओके, शुक्रिया शरद आपका क्विकली नंबर्स को एनालाइज करने के लिए। तो नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक कल पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में खुल सकता है, लेकिन फॉरवर्ड गाइडेंस जो रहेगी, जो स्टेटमेंट्स आएंगे इन अर्निंग्स के बाद कंपनी को, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे ताकि और क्लियर पिक्चर मिलेगी आगे का आउटलुक कैसा नजर आ रहा है। हालांकि वहां भी पॉजिटिविटी ही एक्सपेक्टेड है। तो ये तो टीसीएस के नंबर्स आ चुके, थोड़ी देर में इन्फोसिस के नंबर्स भी आएंगे, उन पर भी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन अर्निंग्स से पहले आज हमने दोनों ही स्टॉक्स थोड़े सुस्त ही देखे। इन्फोसिस आखिर में थोड़ा सा रिकवर होकर बंद हुआ, लेकिन टीसीएस दबाव के साथ ही। लेकिन क्विकली इसी के साथ आपके लिए मार्केट का अपडेट भी ले आते हैं। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन रहा और इसी के साथ बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 63 अंक चढ़कर 71,721 पर क्लोज हुआ। निफ्टी 29 अंक चढ़कर 21,647 पर। सबसे ज्यादा तेजी हमने एनर्जी, ऑटो, इंफ्रा स्टॉक्स में देखी। वहीं आईटी, एफएमसीजी, मेटल स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला आज के कारोबार में। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुमित आपको उन कंपनियों के बारे में बता रहे हैं जिसकी राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका रही है। चलिए जानते हैं सुमित से आज कौन सी कंपनी लेकर आए हैं, बताइए सुमित। आज जिन स्टॉक को या जिस स्टॉक को हम चुनकर लाए हैं वो राम मंदिर बनाने में नहीं, लेकिन उसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है और हाल में ही एक बहुत चर्चित भी रहा है ये स्टॉक, तो इसलिए इसको आज जिक्र में लेना ज़रूरी था। कंपनी का नाम है प्रवेग। दरअसल ये कंपनी इको लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के कारोबार के अंदर शामिल है। पहले इसने शुरुआत अपनी गुजरात से की थी, धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते ये वाराणसी पहुंचे और साथ साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। लग्जरी टेंट लगाने के कामकाज के अंदर ये कंपनी जानी जाती है। इस कंपनी के जो रीसेंट नंबर्स आए थे उसके लिहाज से देखा जाए तो करीब करीब 6 से लेकर 7 टेंट सिटीज़ जो हैं इस कंपनी ने ऑलरेडी बना रखी हैं। करीब 540 से ज़्यादा रूम्स इनके लास्ट क्वार्टर के अपडेट तक इनके पास थे और वो धीरे धीरे फर्दर एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अयोध्या में ब्रह्मकुंड में इस कंपनी ने एक बड़ी टेंट सिटी भी बनाई है और वो इस कंपनी का एक बड़ा ट्रिगर बन के सामने आया है। 2023 दिवाली से ये कामकाज इसका शुरू हुआ है और तब से ही स्टॉक जो है करीब करीब 150% के आसपास ऑलरेडी मूव दिखा चुका है। पिछले एक महीने में भी ये स्टॉक एग्जॉर्बिडेंटली चला है। 7,000 से 9,000 रुपए एक औसत रूम रेंट था जो उन्होंने खुद कहा था उस समय पर, लेकिन ऑब्वियसली अदर डिमांड इतनी स्ट्रांग है। 40 से 50% की शुरुआती ऑक्यूपेंसी का अनुमान था, लेकिन वो बहुत स्ट्रांगली पिकअप करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 30 टेंट्स और एक रेस्टोरेंट अयोध्या में इन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे सेटअप कर दिए हैं। इसकी वजह से स्टॉक ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है और बड़ी तेज़ी के बाद वैल्यूएशन हो गए हैं सुपर एक्सपेंसिव। करीब अगर रीसेंट वैल्यूएशन के ऊपर नज़र डालिए तो करीब 130-140 के मल्टीपल के जोन्स में ये स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि अच्छी खासी तेज़ी दिखा चुका है, इसलिए काफ़ी महंगा भी हो चुका है। अयोध्या के अलावा इस कंपनी के और भी बहुत सारी जगहों पे प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रन रिजॉर्ट इनके पास है, टेंट सिटी नर्मदा है, टेंट सिटी वाराणसी है, बीच रिजॉर्ट दमन में है। इसके अलावा कुछ और अगर टेंट सिटीज़ की बात की जाए जिस पे ये कंपनी ऑलरेडी कामकाज कर रही है, फिर जो ऑलरेडी इनके पास है, उसमें दमन में ही इनके पास एक और प्रॉपर्टी है, दीव में इनके पास एक प्रॉपर्टी है, ढोलावीरा गुजरात में इनके पास एक और प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में कंपनी ऑलरेडी कामकाज करे, लेकिन एक मल्टीपल ट्रिगर स्टॉक के लिए तब बना जब इनका अयोध्या का टेंट सिटी शुरू हुआ और उसके स्टॉक में एक जोरदार तेजी आई। हालांकि वैल्यूएशन बहुत महंगे हो चुके हैं। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्पेशल कवरेज राम उत्सव की। और अब चलते हैं अयोध्या, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त तैयारियां हैं। संवाददाता दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ गई हैं और डिटेल्स के साथ। तो बताइए किस तरीके के सिचुएशन है वहां पर, क्या तैयारियां, कितना एक्साइटमेंट दीपाली? देखिए, एक्साइटमेंट की बात करें तो आप मेरे पीछे ही देख पाएंगे दीपाली, ये रामपथ है और यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से राम भक्त आ रहे हैं और सबकी जुबान पर बस यही है,
जय श्री राम और पूरा देश इंतजार कर रहा है राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का। मेरे पीछे का अगर मैं आपको जगह के बारे में बताना चाहूँ तो आप देख पाएंगी कि यहाँ पर जो स्तंभ बनाए गए हैं उसके ऊपर सूर्य आपको दिखाई देगा। सूर्य के आकार की लाइट लगाई गई है। रात के वक्त ये काफी खूबसूरत लगती है। और यहाँ पर लोगों की बात करें तो जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, आप किसी भी कोने में जाएंगी वहाँ पर हर किसी की जबान पर जय श्री राम होगा। और ये जो लोग आप देख रहे हैं महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं दीपाली, और ये हमारे व्यूवर्स के लिए एक भजन भी गाना चाहते हैं। ये कह रहे थे कि जब आप अपने चैनल पर लाइव जाएंगी तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आप कौन सा भजन गाना चाहती हैं बताएं। आएंगे तो अंगना सजाएंगे, आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो दिवाली मनाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। तो दीपाली, जिस तरह से आपने सुना कि सभी को इंतजार है रामलला के आने का, और एक और जगह की तरफ मैं आपको लेकर जाऊंगी। आप देखेंगे कि ये अयोध्या का काफी फेमस चौराहा है जिसे लता मंगेशकर चौराहा का नाम दिया गया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसको सजाने संवारने और जो फिनिशिंग का काम है वो अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि अब कुछ ही दिन दूर है वो ऐतिहासिक पल जब नए मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो इसी तरह का जो आप काम अभी देख पा रहे हैं ना, फिनिशिंग का, अयोध्या के हर एक कोने, हर एक गली में, हर एक चौराहे पर होता हुआ आपको दिखाई देगा। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं सिर्फ अयोध्या के नहीं बल्कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तो देश के अलग अलग हिस्सों से राम भक्त यहाँ पर आ रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। शुक्रिया दीपाली नंदा ये डिटेल्स बताने के लिए, वहां का माहौल का जायजा लेने के लिए। तो एक्साइटमेंट है, देश भर से लोग पहुंचे हुए हैं उस ऐतिहासिक दिन के लिए। और राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर राजनीति गर्म होती जा रही है। कांग्रेस की सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इस न्योते को ठुकरा दिया। कांग्रेस ने राम मंदिर के आयोजन को बीजेपी और आरएसएस का आयोजन बताया है, लेकिन इस फैसले को लेकर कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं को शीर्ष नेतृत्व का अयोध्या नहीं जाने का फैसला रास नहीं आ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। और राम मंदिर के न्योता ठुकराने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के फैसले को विनाशकाली विपरीत बुद्धि बताया है। देखिए, कांग्रेस ने जब जब सनातन को कुचलने की आवाज उठाई, जब जब हिंदू का अपमान किया और जब जब भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए, तब तब कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। संसद सत्र चलता है तो कांग्रेस बायकॉट करती है, मोदी जी का भाषण हो तो बायकॉट करती है, नारी शक्ति अभिनंदन बिल लाना हो तो कांग्रेस उससे पहले ही बायकॉट करने की सोचती थी, नया भव्य संसद भवन बना तो कांग्रेस ने बायकॉट किया। तो जब जब अच्छा काम होता है कांग्रेस बायकॉट करती है। देश की जनता भी एक अच्छा काम करेगी, कांग्रेस का बायकॉट अगले चुनाव में करेगी और उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी, अपने आप शुभ काम हो जाए। और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चारों पीठों के शंकराचार्यों को दिक्कत नहीं है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि का पालन किए बिना मूर्ति स्थापित करना सनातनी जनता के लिए उचित नहीं है। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं,
बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। और राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर क्यों मचा है सियासी संग्राम और विपक्षी दलों को मंदिर जाने से क्यों है एतराज? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और आगे बढ़ेंगे। संसद के बजट सत्र को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। सूत्रों की माने तो यह सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, बताइए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बजट सेशन से और कब से शुरू होने की संभावना? देखिए, हालांकि औपचारिक घोषणा तो अब तक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 31 जनवरी को संसद का बजट सत्र शुरू होगा। 31 जनवरी को यानी कि पहले दिन 10 बजे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और उसके ठीक आधे घंटे बाद जो है वो आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वे पेश होने के बाद उस दिन के लिए संसद सत्र खत्म हो जाएगा। फिर अगले दिन यानी 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और ये अंतरिम बजट होगा, जिसको वोट एंड अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि सरकार चुनाव में जाने वाली होती है तो उससे पहले का बजट अंतरिम बजट होता है। तो ये अंतरिम बजट होगा और ये अंतरिम बजट और संसद का ये सत्र 2 मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि सरकार के लिए अंतिम संसद सत्र होगा। इसके बाद कोई सरकार, मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का कोई संसद सत्र नहीं होगा। इस वजह से इस सत्र की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट भी है, अंतिम बजट है, तो सरकार अपनी एक रूपरेखा देना चाहती होगी और माना यह जा रहा है कि पिछले 5 साल में सरकार की जो भी उपलब्धियां रही हैं उसका एक लेखा जोखा यहाँ पेश किया जाएगा और फिर आने वाले दिनों में सरकार क्या करना चाहती है उसका रोड मैप भी यहाँ आ सकता है। हालांकि अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं करने की बात की जाती है, लेकिन हर बार अंतरिम बजट में सरकार ने कभी कुछ न कुछ बड़े ऐलान किए हैं, तो इस बार भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार अंतरिम बजट में भी सरकार कुछ बड़े ऐलान करते हुए दिखेगी। ओके, शुक्रिया लक्ष्मण आपके डिटेल्स बताने के लिए। फटाफट से लेकर आते हैं इन्फोसिस को। इन्फोसिस के नंबर्स आए हैं और नंबर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर ही दिखाई दे रहे हैं। FY24 रेवेन्यू गाइडेंस भी कंपनी ने 1.5 से 2% की है। जो पहले थी वो 1% से लेकर 2% की थी, यानी जो लोअर बैंड है वो रिवाइज किया है। तो पहले जो रेवेन्यू गाइडेंस थे FY24 के लिए 1.5 से 2.5% की थी, इसको रिवाइज करके कंपनी ने इनफैक्ट पहले प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर्स दिखा देते हैं आपके सामने है। आय 38,821 करोड़ के आसपास आई है, अनुमान के मुताबिक ये सोफार आंकड़ा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो डॉलर रेवेन्यू है वो घटकर आया है 1.2% सीक्वेंशियल बेसिस पे। हालांकि एक्सपेक्टेशन से 1.8% के आसपास का डिक्लाइन हो सकता है। वहीं कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू 1% डिक्लाइन हुआ है सीक्वेंशियल बेसिस पे। उसके सामने 1.6% डिक्लाइन होने की एक्सपेक्टेशंस थी। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $3.2 बिलियन के आसपास रही है वर्सेस $7.7 बिलियन सीक्वेंशियल बेसिस पे। शरद अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, जो नंबर्स आए हैं प्राइमा फेसी वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही दिखाई दे रहे हैं। मार्जिन्स तो इन लाइन विद एस्टिमेट्स रहे हैं। जो डॉलर रेवेन्यू है 1.2% घटकर आया है। कैसे देख रहे हैं नंबर्स को? मेरे हिसाब से एज एक्सपेक्टेड ही है, कोई ऐसा नेगेटिव सरप्राइज है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सबड्यूड एक्सपेक्टेशंस पे ही सब लोग काम कर रहे थे। तो हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे थे कि Q1Q लगभग 1-1.5% जैसा कांस्टेंट करेंसी ड्रॉप आएगा, तो उसके कंपैरिजन में बेटर ही है। तो मुझे लगता है ज़्यादातर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी और शायद थोड़ा सा पॉजिटिव रेस्पाइट ही है इन टर्म्स ऑफ जो नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। और फॉरवर्ड कमेंट्री भी, गाइडेंस भी जो उन्होंने दी है उसमें भी कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है। जो एक्सपेक्टेड मार्केट की रेंज थी उसी रेंज में 1 से 2% की, तो एज एक्सपेक्टेड नंबर्स ही माने जाएंगे। ओके, चलिए शुक्रिया शरद क्विक कमेंट देने के लिए नंबर्स पर, थैंक यू। तो इन्फोसिस के नंबर्स स्टॉक बंद होने से ठीक पहले थोड़ा सा एक अपटिक लेकर बंद भी हुआ है। कल नजर रहेगी स्टॉक के प्राइस मूवमेंट पर, लेकिन जो FY24 के रेवेन्यू गाइडेंस आया है वो 1.5 से 2% के आसपास आया है। पहले ये 1% से लेकर 2.5% था, तो लोअर एंड ऊपर किया गया है, लेकिन जो अपर एंड है रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस का वो 50 बेसिस पॉइंट नीचे किया गया है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, चलिए वापस आते हैं।
साल 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहर रहे इंदौर और सूरत को आज दिल्ली में पुरस्कार दिया गया। स्वच्छता सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। वहीं राज्य में नंबर 1 रहे महाराष्ट्र को पुरस्कृत किया गया, तो दूसरे नंबर पर रहे मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अवार्ड लिया। भोपाल जो 2023 क्लीनेस्ट कैपिटल में टॉप किया था, उसको भी अवार्ड मिला। और टॉप ब्रांड्स की पानी की बोतलों में नैनो प्लास्टिक मिले हैं, जो कि इंसान के खून में प्रवेश कर सकते हैं। कितना खतरनाक है ये नैनो प्लास्टिक और कैसे करें हम अपना बचाव, आज इसी पर करेंगे कंज्यूमर अड्डा में चर्चा, शाम 5:57 पर।